हाँ दोस्तों, दिवाकर 24 अड्डा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देर न करते हुए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बाय डेली हम करंट अफेयर लेके आते हैं। दोस्तों, आज इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको ऐसे ही डीप बाय डीप पढ़ाऊँगा। ऐसे डीप पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में संविधान 128वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसे संविधान 106वां संशोधन अधिनियम से जाना जाता है। 106वां संशोधन के अधिनियम से जाना जाता है। केंद्र सरकार के कानून के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ दिल्ली विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। विधेयक को लोकसभा ने लगभग सर्वसम्मति से पारित कर दिया। केवल 2 सदस्यों ने इसे विरोध किया। कितने सदस्यों ने विरोध किया था इसका? 2 सदस्यों ने सिर्फ विरोध किया। ठीक है, राज्यसभा ने सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। अगला प्रश्न दोस्तों, सरकार ने भारतीय नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को अनुसूचित A CPSA में अपग्रेड कर दिया है। दोस्तों, IREDA को अनुसूचित B श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPS में अपग्रेड किया है। यह परिवर्तन IREDA के लिए मिनी रत्न से नवरत्न कंपनी बदलना संभव बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला नवरत्न का दर्जा करने वाली कंपनी अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित स्थिति में मिनी रत्न श्रेणी फॉर्म होने चाहिए। इस महीने की शुरुआत में IRED ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेश के माध्यम से धन जुटाने के लिए सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट दायर किया है। दोस्तों, 21 अगस्त 2023 तक कंपनी ने 3137 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को स्व-वित्तपोषी किया है। 3137। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार ने एक मिनी रत्न उद्यम है।
ये एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकार कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न, बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों, उन्हें टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन के पद पर संभाला है। उन्होंने विजय सिंह का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? विजय सिंह। इससे पहले जो थे वो विजय सिंह थे, जो टाटा एडवांस सिस्टम में अपने पद सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम आज भारत में रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी है। सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी है। ये एक भारतीय एयरोस्पेस, विनिर्माण, सैन्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंपनी की टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी का मतलब दोस्तों जो लोग आपको पैसा लेके, या जैसा हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं कि पता कर लेते हैं कौन सी सीट खाली है, तो उस सीट पे आपको दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। उससे पता चलता है कि ये सीट खाली, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि एक महीने की सैलरी, एक महीने की यानी पहले महीने की सैलरी जो होती है वो आधी ले लेते हैं, पूरी की पूरी आधी ले लेते हैं। कुछ लोग एक महीने की सैलरी ले लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंसल्टेंसी। जो 2023 का कांता ब्रॉडस शीर्ष 75वें सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रॉड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसकी ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर है। इसकी ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर है। भारत के शीर्ष में 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य 379 मिलियन डॉलर है। 2022 में 4% गिरावट हुआ था इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, HDFC बैंक, इन्फोसिस और एयरटेल भी शीर्ष 4 स्थान अपना जगह बनाए हैं। भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष 5 सूची में शामिल हुआ। भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष 5 सूची में शामिल हुआ। 2023 में भारतीय ब्रांड रैंकिंग में 4 नए जोड़े गए हैं। वे फ़ोनपे 21वां स्थान, क्रेडिट कार्ड, शेयरचैट और स्टार है। ऑटोमोटिव श्रेणी ने दो तेजी से उभरने वाली कंपनियां TVS और महिंद्रा की इस रैंकिंग में दिया गया है। साल 2023 में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में 10वीं रैंक है। ये रैंकिंग 1,27,634 से अधिक उत्तरदाताओं का राय पर आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। दोस्तों, 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 30 दिसंबर के 1 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, MSD और उनसे संबंधित संस्थानों के जैसे केंद्रीय भारतीय भाषा, CIIL, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, NCT, भारतीय भाषा समिति, BBS और अन्य संयुक्त रूप से
आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किया जा रहा है। यह शिक्षा भारतीय में भाषाओं के तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य दिशा तय करेगा। सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चित्रानंद स्वामी सुब्रमण्यम भारती जन्मदिन 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मानने का प्रस्ताव किया। भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर 2023 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय भाषा उत्सव हिस्से के रूप में आयोजित शिखर सम्मेलन 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र से शामिल होंगे। जैसे पहला है भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी। दूसरा भारतीय भाषाओं में, इस अंतर को समझिए दोस्तों, यहाँ के लिए लगा है, ये इसके लिए लगा है, लेकिन इसे भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषाओं के मध्य से प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, बस यही थोड़ी सी अंतर है, बाकी सब के लिए में के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। दोस्तों, वर्ष 2021 से 22 के लिए संयुक्त पुरस्कार 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय भवन में दिए गए। डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान, मिलाती कटकटिया, डॉक्टर रंजन शर्मा, डॉक्टर मलकियत सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र RD S लक्ष्मी, डॉक्टर इंदिरा बर्मन पवन, रमेश नाइक, रेणु बिष्ट, डॉक्टर जोसेफ वनलाला हरूया सेलो, बबीता प्रसाद सहित अन्य इस अवसर पर सम्मानित किए गए। राष्ट्रीय सेवा NSS की स्थापना दोस्तों 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी। NSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। NSS क्या है? एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तिगत और चरित्र का विकास करना है। NSS का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले आप। NSS का जो आदर्श वाक्य है वह है स्वयं से पहले आप। पुरस्कारों की स्थापना केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दी गई थी। पुरस्कारों की स्थापना 1993 से 94, ये दोस्तों थोड़ी स्पेस हो गया इसमें, 1993 से 94 में राष्ट्रीय सेवा योजना रजत जयंती वर्ष के अवसर पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, इन्हें हर साल NSS सर्व सेवकों कार्यक्रम अधिकारियों, NSS इकाइयों और विश्वविद्यालय परिषद उनके शैक्षिक सेवा की मान्यता देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्वदेशी रूप में निर्मित चिपसेट एवं माइक्रोचिप अब भारत में NAVLC को सपोर्ट करेगा। दोस्तों, पहली बार भारतीय नेविगेशनल सिस्टम NAVLC के सिग्नल प्राप्त और प्रोसेस करने वाले चिपसेट माइक्रो चिपसेट मेड इन इंडिया होंगे। ये पहली बार होगा मेड इन इंडिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं चिप की डिजाइनिंग व्यावसायिक उत्पादन
की सुविधा के लिए हैदराबाद स्थित कंपनी ने मंजूरी डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से सहयोग कर रहे हैं। मंजीरा डिजिटल सिस्टम एक फैबलेस फोर सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसके पास पेटेंट युक्त उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग हाई फार्मेस कंप्यूटर HPC प्रोसेस जिसके UMA कहा जाता है। इस समय सभी स्मार्टफोन और नेविगेशनल गैजेट NVLC के साथ संगत नहीं है, अभी इस टाइम संगत में नहीं है, इसलिए NVLC सिग्नल को बढ़ने यानी डिकोड और संशोधित प्रोसेस करने के लिए इन उपकरणों संगत माइक्रोचिप या चिपसेट होना चाहिए। वर्तमान में स्मार्टफोन विदेशी कंपनियों जैसे US की क्वालकॉम टेक्नोलॉजी और ताइवान मीडियाटेक इन द्वारा बनाए गए चिपसेट उपयोग करते हैं। हम लोग भी अभी तक उपयोग कर रहे हैं। ताइवान की मीडियाटेक या क्वालकॉम का टेक्नोलॉजी का ही अध्ययन अभी तक यूज कर रहे थे। दोस्तों अब जो होगा वो भारत का होगा, ठीक है। तो NVLC भारतीय अंतरिक्ष के साथ नौवहन इसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह नेविगेशनल प्रणाली है। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी सटीक भौगोलिक स्थिति जानने और भारत में कहीं भी और भारत के क्षेत्रीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी तक गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम है। कितना? 1500 दोस्तों किलोमीटर दूरी गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम है। NVLC प्रणाली मुख्य रूप से नेविगेशनल और पोजीशनिंग के लिए IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम भारतीय क्षेत्र संचार उपग्रह प्रणाली सिग्नल का उपयोग करता है। NVLC GPS की तरह है, लेकिन GPS एक स्वामित्व संचालन अमेरिकन सरकार द्वारा किया जाता है। 15 से 20 मीटर GPS की तुलना में NVLC 5 मीटर की स्थिति सटीकता प्रदान करता है। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 22वें विधि आयोग ने सरकार को POCSO अधिनियम के तहत सहमति की उम्र बरकरार रखने के लिए सिफारिश की है। 22वें विधि आयोग ने यौन अपराधों बच्चों संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु शीर्षक वाली रिपोर्ट कानून मंत्रालय में सौंप दी है। आयोग के अनुसार सहमति की उम्र कम करने से बोला विवाह और बाल तस्करी के मामलों से लड़ने या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। यानी आप जो जानते हैं दोस्तों, जो नाबालिग होते हैं वो 18 से कम होते हैं, यानी नाबालिग मतलब कि किशोरावस्था से जो ऊपर होते हैं, ठीक है। तो आयोग ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए POCSO
POCSO अधिनियम में कुछ बदलाव लाने की सिफारिश की है, जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून सहमति नहीं होने के बावजूद मौन स्वीकृत के रूप से आपत्ति नहीं है। आयोग ने कहा, ऐसे मामलों में POCSO अधिनियम के तहत आने वाले अन्य मामलों की गंभीरता से निपटाने की जरूरत नहीं है। आयोग ने FIR के ऑनलाइन पंजीकरण से सक्षम होने के लिए CRPC 1973 की धारा 154 में संशोधन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग की सिफारिश के लिए FIR का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसका शुरुआती 3 साल तक कैद की सज़ा अपराधों से किया जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, 28 सितंबर को एशियन पेंट्स के गैर कार्यकारी निर्देशक अश्विन दानी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों, उन्नीस से दानी कंपनी के साथ और कंपनी की तकनीकी उत्कृष्टता की ओर से ले जाने का एक मजबूत ताकत है। एशियन पेंट की स्थापना 1942 में उनके पिता और 3 अन्य लोगों ने किया था। उन्नीस में यह कंपनी को बोर्ड में शामिल हुए और 1998 से लेकर 2009 तक कंपनी ने उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर रहे। 2009 से वो गैर कार्यकारी निर्देशक और उपाध्यक्ष के रूप में निर्देशक मंडल और कंपनी में बने रहे। 2018 और 2021 के बीच उन्हें बोर्ड कंपनी के अध्यक्ष के पद संभाला। एशियन पेंट लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय पेंट कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र यानी भारत में है। कंपनी पेंट कोटिंग्स, घरेलू सजावट से संबंधित उत्पादन, स्नान, फिटिंग और संबंध सेवाएं प्रदान करने से निर्मित बिक्री और वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है। दोस्तों, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान दिवस 2023। अंतर्राष्ट्रीय अनुदान दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह भाषा पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो भाषा पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका काम संवाद, समझ, सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों को एक साथ लाने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुदान दिवस 2023 का विषय है अनुवाद मानवता। अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उपयोग करता है। यह हर साल 30 सितंबर को सेंट जोरम को पर्व पर सेंट जोरम के पर्व पर मनाया जाता है। उन्हें अनुवादकों को रक्षक शब्द के रूप में मनाया जाता है। 24 मई 2017 के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित किया। FIT ने दुनिया भर में अनुवाद समुदाय की 4 मान्यताएं को बढ़ावा देने के लिए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय अनुदान दिवस मनाना शुरू किया। 1953 में
वादकों, दुभाषियों और शब्दावली विवादों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेट FIT की स्थापना भी की। दोस्तों, आज का प्रश्न हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, हम आपके अति आभारी होंगे। शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।